ओके, तो आज हमने स्टडी करना है टू प्रिंसिपल्स इन फिज़िक्स। ठीक है, कि फ़िज़िक्स के जो बहुत सारे फिनोमिना हैं जो हमने एक्सप्लेन करने हैं, दो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिफिकेशन और दूसरा कौन सा है, रिडक्शनिज्म। ठीक है, सारी की सारी फिज़िक्स इन्हीं जो फिनोमिना जो हैं वो इन्हीं दो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, उसी हिसाब से हम इन सबको स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन, कि यूनिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, जो वर्ड यूनिफिकेशन है उसका मतलब होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, और यूनिफाइड कर देना मतलब एक कर देना, सबका जो है वो मिलके एक कर देना। अब इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे, एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिनन बाय नोइंग द फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल के फिनोमिना एक्सप्लेन करना थोड़े से कंसेप्ट और थोड़े से लॉज की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जिस तरह नेचर में बहुत सारे फिनोमिना होते हैं और बहुत सारे हमने कंसेप्ट निकाले हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी डेरिवेशंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़े से लॉज के बारे में पढ़ लें और बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर लें कि ये सिस्टम इस वजह से चला क्योंकि हमें ये वाला लॉ पता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ तब आपको इजीली समझ आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ था, यूनिवर्सल लॉ, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ का। अब जो न्यूटन का जो यूनिवर्सल का ग्रेविटेशन लॉ है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट कोई भी पड़े हैं, ठीक है, उनके बीच में जो दो फोर्स लग रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एफ का मतलब क्या है, फोर्स, जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, m1 और m2 क्या है, कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास, और r हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। आगे भी अभी फंडामेंटल फोर्सेस आएंगी तो ग्रेविटेशन लॉ जो है वहां पे मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी ये देखो कि यूनिफिकेशन में जैसे हमने ये न्यूटन के लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी लॉ के हिसाब से हम बहुत सारे जो फिनोमिना है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का गिरना, कहने का मतलब है फ्री फॉल का कंसेप्ट। ओके, फ्री फॉल का कंसेप्ट, इसका मतलब ये ग्रेविटेशन। ठीक है, जी वाला कंसेप्ट, मतलब एक हमने ये इसके बारे में पढ़ लिया कि यूनिवर्सल लॉ हमारे पास ये है। तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि एप्पल नीचे की तरफ क्यों गिरा था, एप्पल नीचे की तरफ गिरा था, कहने का मतलब है कि फ्री फॉल होना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरती है तो वो नीचे की तरफ क्यों आती है। ठीक है, ये वाला मतलब ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है वो हमें अगर स्टडी करना है, ये वाला फिनोमिना अगर हमें पढ़ना है तो हमें ये वाला लॉ पढ़ना होगा, तो हम ये वाला कंसेप्ट इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट जो एक्सप्लेन होता है, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स का मोशन जो सन के अराउंड है, ठीक है, कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स जो हमारे हैं, एट प्लैनेट्स, वो सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं, ठीक है, क्यों घूम रहे हैं, किस पाथ में घूम रहे हैं, वो किस वजह से, हमें इनकी भी जो मोशन के बारे में सारी जो स्टडी है किसकी हेल्प से पता चल जाएगा, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स हमारे पास कौन सी, जो हमारे पास अर्थ की कौन सी है, नेचुरल सैटेलाइट जो है मून है। ठीक है, तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हर प्लेनेट का अलग अलग उसका नेचुरल जो है सैटेलाइट है। उसके अलावा बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं जो यूनिवर्स में भेजी हुई है, ठीक है, जो हमारे पास स्पेस में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक लॉ जो है हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे, ये तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे बहुत सारे जो है नेचुरल फिनोमिना है जो सिर्फ ग्रेविटेशन लॉ पे ही बेस्ड है। मतलब एक लॉ को आपने पढ़ लिया और वेरियस फिनोमिना को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन कर लेना। मतलब हमारी इस तरह से स्टडी बहुत इजी हो जाती है कि बहुत सारे वेरियस फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर देते हैं थ्रू द फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज, कि थोड़े से कंसेप्ट थोड़े से लॉज की हेल्प के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका उल्टा, रिडक्शनिज्म। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि रिडक्शनिज्म क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शनिज्म। ओके, जो रिडक्शनिज्म है अपने वर्ड से ही क्लियर है कि छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ना। ठीक है,
मतलब कॉम्प्लेक्स स्टडी जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम करके डिवाइड करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्रू इट्स constituent particles। ओके, बाय डेफिनेशन देखो, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमने जो भी स्टडी करनी है रिडक्शनिज्म में, मतलब जो भी फिनोमिना एक्सप्लेन करना है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम, कॉम्प्लेक्स वर्ड से आपको पता चलता है कि चीज़ें बहुत जिसमें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है, अब इसका जो फिनोमिना जो है एक्सप्लेन करना होता है सिस्टम को थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, किसी बड़े सिस्टम को स्टडी करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके इंडिविजुअल हर एक छोटे छोटे पार्टिकल को स्टडी करना पड़ेगा। जिन पार्टिकल से, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके वो सिस्टम बना है, उन सारे पार्टिकल्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उस पूरे बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। मतलब चीज़ों को छोटे छोटे डिवाइड कर दो, रिड्यूस कर दो और उन सबको पढ़ो ताकि पूरा का पूरा सिस्टम समझ आ जाए। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत जनरल सी सिंपल सी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ओके, अब मैं यहाँ ह्यूमन बॉडी बना रही हूँ, ये मतलब जनरल सी बॉडी है, आई नो ये ऐसी बॉडी नहीं होती है। ओके, ये मेरे पास बना दी मैंने ह्यूमन बॉडी। अब मैंने अगर पढ़ना है कि ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है, ठीक है, कि ये ह्यूमन बॉडी चलती कैसे है, तो मुझे हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि इसका ब्रेन कैसे वर्क करता है, इसका नर्वस सिस्टम कैसे चलता है, थॉट कैसे वर्क करता है, हाथ कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसकी फिंगर्स कैसे वर्क करती हैं, लेग्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, हर एक इंटरनल सिस्टम के साथ साथ जो इसका एक्सटर्नल सिस्टम है सारा, वो भी मुझे स्टडी करना है, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ एक इंसान की बॉडी इस तरीके से वर्क करती है। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब ये ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने पढ़ना है, तो ये इसके सारे इंटरनल और जितने भी एक्सटर्नल होते हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी बनी है। इन सबको आपने पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ब्रेन के बारे में आप स्टडी करोगे, लेग्स के बारे में आप स्टडी करोगे, तो साथ ही साथ स्टोमक के बारे में, उसके जो लिवर है, अंदर जो कुछ भी है वो सारा आप स्टडी करोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये सिस्टम आपके पास किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कर देना। यूनिफिकेशन में क्या था, उल्टा, कि थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको सारा सिस्टम पता चल जाएगा, बहुत सारे फिनोमेना के बारे में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सेम तरीके से और भी कोई दूसरी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल है। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर सिंपल जो फ्रिज होता है आपका। ठीक है, अब ये जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसे वर्क करता है, तो ये पूरा एक मैकेनिकल बॉडी सिस्टम होता है। ठीक है, मशीन है, मशीनरी वाले हर एक सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि उसमें जो पंप लगा होता है, उसका जो हमारे पास कंप्रेसर होता है, उसमें किस तरह की गैस डलती है, गैस का वर्क कैसे चलता है, सोर्स कैसे काम करता है, सिंक का क्या काम होता है, टेम्परेचर कैसे वर्क करता है। मतलब रेफ्रिजरेटर के लिए आपको हर एक मशीनरी, हर एक सिस्टम के बारे में इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ओवरऑल जो बॉडी है, जो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो एसी ले लो, वो कैसे वर्क करता है, वो चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है वो ऐसे ही बेस्ड होता है यूनिफिकेशन के और रिडक्शनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको नोट्स दूंगी तो आप उसमें देख लेना, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जर्नल आपको बस पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। जैसे हमारे पास आता है स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, के क्यों हमने पढ़नी है, दूसरी साइंस से क्यों रिलेशन है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वो जर्नल जर्नल आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जो मेन आता है हमारे पास वो है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, कि नेचर में जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेज हैं। ठीक है, तो चार हमारे पास नेचर की जो मेन फंडामेंटल फोर्सेज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं इरेज करती हूँ, आपको बताती हूँ। ओके, फंडामेंटल फोर्सेस, जो हमारे पास नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस हैं, चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है,
सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हमारे पास आती है सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमारे पास आती है एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये चारों फोर्सेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होती है। आप देखो पैराग्राफ आपके बुक में दिया होगा, आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हो एज अ पॉइंट्स वगैरह बना के, कि पॉइंट्स के हिसाब से आप स्टडी करना हो। मैं पहले आपको बताती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पड़ा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो कितना है, r है, और इसका मास कितना है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m2। तो यूनिवर्स में कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़े हैं वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है F। मैं डिराइव करके बताती हूँ। सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट आपके पास A है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास B दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ कि यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये डस्टर, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया तो दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास ये वाला हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारे पास जो बोर्ड है, जो फोर्स लगेगी, ठीक है। या तो मैं यूँ कह लूँ कि मेरे बीच में, या फिर कोई दूसरा प्लेनेट है इस यूनिवर्स में पड़ा, क्योंकि यूनिवर्स में लगनी है ना, तो जरूरी नहीं कि जो अर्थ पे चीजें पड़ी हैं हम उसी को एग्जाम्पल में कंसिडर करें। चांद ले लो और कोई दूसरा अर्थ ले लो, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, तो पूरे यूनिवर्स में लगती है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट ए ले लो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट बी है जो यूनिवर्स में पड़े हुए हैं, और इसका मास कितना है m1 सपोज कर लो, इसका मास कितना है m2, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r डिस्टेंस मान लो, एब्रीविएशन यूज करें। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। जो दोनों के मास हैं उनके प्रोडक्ट के, F इज, ये जो साइन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वेरी करती है फोर्स। तो टोटल जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो इनके साथ क्या बन जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जो यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, g, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को मैंने क्या लिखा है, g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स। और इस g को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि ये ग्रेविटेशन फोर्स किस किस पे लगती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे पहले है कि ये फोर्सेस कैसी होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ठीक है। मतलब इनकी रेंज क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है, ठीक है, दूर तक होती है। लंबी कहने का मतलब है रेंज इनकी दूर तक होती है। अब देखो जो लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस कैसे हैं, इनको मैं कह रही हूँ, ठीक। यूनिवर्स की बात करें, आप अगर अर्थ का ही डिस्टेंस देख लो तो वो भी कितना ज़्यादा होता है, कि मैं अगर यहाँ से लेके केरला तक की बात कर लूँ, किसी भी स्टेट की बात कर लूँ, वो वाला डिस्टेंस ही बहुत है। तो यूनिवर्स में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का या स्पेस का अगर डिस्टेंस लो तो वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। मतलब ये फोर्सेस जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा दूर तक लगती हैं, कि अगर मैं अर्थ के एक प्लैनेट की बात कर रही हूँ और यूनिवर्स में कोई भी दूसरा प्लैनेट पड़ा है और उसके बीच में फोर्स लग रही है, मतलब उन दोनों प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तब भी उनके बीच में फोर्स लग रही है, इस वजह से इसकी रेंज का हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर की रेंज है। मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, इतनी रेंज और किसी की नहीं होती, ठीक है। आपने मैग्नेट भी तो देखी है, मैग्नेट से जो चुंबक है आप उन दोनों को अट्रैक्ट करते हो, लोहे के साथ चाहे दूसरी मैग्नेट के साथ, आपको पता लगता है कि हाँ इसे अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है। लेकिन अगर आप मैग्नेट को दूर लेके चले जाते हो, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि तभी हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रही होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये कैसी फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस, ओके। अब ग्रेविटेशन फोर्स होती तो लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, लेकिन होती वीक है, मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती कि हमें इजीली ये बांध के रखें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अब देखो, अगर जो यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन लॉ आपके पास यही कहता है, मतलब मेरे हैंड के बीच में और इस जो व्हाइट बोर्ड है इसके बीच में भी हमारे पास लग रही है, लेकिन आप देख रहे हो क्या मेरा हाथ इस पर स्टिक कर गया,
नहीं ना, मैं अपना हाथ इजीली मूव कर सकती हूँ, आप अर्थ पे इजीली चल सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि दो फोर्स अगर लग रही है तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती मतलब सब आपस में आके चिपक जाते, कोई अलग नहीं होता, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, सब आके लग जाते, चिपक जाते। इसका मतलब ये है कि ये वीक फोर्सेज हैं, है तो इनकी रेंज ज़्यादा लेकिन है बहुत ही कम। इतनी इनफ फोर्स है कि ये सारे सिस्टम को बाइंड करके रखती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी फोर्स नहीं है कि सारों को अपने आप स्टिक करके रख दे, चिपका के रख दे कि कोई अलग ही ना हो सके। जो यूनिवर्स हमारा है एक वेल डिफाइंड शेप है, वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है, ठीक है। कैसे कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड मूव कर रहे हैं, ठीक है। हर एक प्लैनेट का अपना अपना पाथ है कि इलेक्ट्रिकल पाथ में कैसे कैसे वो मूव कर रहा है, और जो इतना वेल डिफाइंड शेप है वो किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, जैसे मेरे पास ये सन है, आपको पता है आपने सोलर सिस्टम बनाया हुआ है कि हर एक प्लैनेट जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है अपने अपने पाथ में, ठीक है। ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, ये सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है। अब सन की कौन सी फोर्स है जिसको बाइंड करके रख रही है, सन की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, जो यूनिवर्सल फोर्सेस है वही इस प्लैनेट्स को सन के साथ बाइंड करके रख रही है, ठीक है। अब ये फोर्स इतनी ज्यादा भी नहीं है कि सारे प्लैनेट्स आके सूर्य से चिपक जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये फोर्स इतनी वीक भी नहीं है कि ये इसको अपने ऑर्बिट से बाहर जाने देगी। कि सन की फोर्स इतनी इनफ ग्रेविटेशन फोर्स है कि सारे के सारे प्लैनेट्स को बाइंड करके रखा हुआ है, अपने साथ बाइंड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इतनी भी है कि ये आराम से इस प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते जा रहे हैं, तभी एक सोलर सिस्टम का एक वेल डिफाइंड शेप है हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका भी वेल डिफाइंड शेप है, हर एक गैलेक्सी का वेल डिफाइंड शेप है, ठीक है। सारे ही ऑर्डर में है, यूनिवर्स पूरा ऑर्डर में है हमारे, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। कि एक तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेज है, दूसरी वीक फोर्सेज है, इनफ फोर्सेज हैं कि सिस्टम को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ग्रेविटेशन फोर्सेस को मीडियम की जरूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है। मीडियम की जरूरत नहीं होती, अभी मैं बताती हूँ। और ये कौन सी फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्सेस जो हमारे पास होती हैं उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब मीडियम का मतलब क्या है, पहले आप समझ लो मीडियम क्या है, ठीक है। मीडियम क्या होता है, एक जरिया होता है किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलती हूँ कि एग्जाम्पल बहुत जनरल से देके मैं आपको समझाती हूँ कि शहरों को गांव से जोड़ के रखा है किसने, एक मीडियम ने। कौन सा मीडियम है हमारे पास, सड़कों का मीडियम, ठीक है। शहर से लोग गांव में जा सकते हैं, गांव से लोग शहर में आ सकते हैं, उनका आने जाने का मीडियम कौन सा है, रास्ता क्या है, उनकी सड़कें हैं, ठीक है। सड़कें बनी हैं तो गांव और शहर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये मतलब एक जरिया होता है चीज़ों को आपस में जोड़ने का, ताकि वो चीज़ें पहुंच सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मेरी अब आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, आपको मेरी आवाज़ किस लिए सुनाई दे रही है, क्योंकि हवा है, हवा है एक मीडियम है, हवा क्या काम कर रही है, मीडियम का काम कर रही है, एक जरिए का काम कर रही है। जो मेरी आवाज़ जो मेरे वोकल कॉर्ड से निकल रही है, जो आवाज़ निकल रही है, तो वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं, जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं, वो हवा में क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल को टकराएंगे, हर एक पार्टिकल से टकराते हुए जाएंगे और कान में सुनाई देंगे, ठीक है। जैसे आप समझो कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो पार्टिकल निकल रहे हैं और हवा में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब एक पार्टिकल इससे टकराया, दूसरा इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराते 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 आखिर में आपके कानों तक वो आवाज़ पहुंच गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मीडियम है मेरे पास, मतलब हवा है, एयर एक मीडियम का काम कर रही है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आपको कानों तक सुनाई दे रही है। मतलब हर एक चीज़ को ट्रैवल करने के लिए क्या होती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो जो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर मैं कहूँ मीडियम की जरूरत पड़ती है तो आप अर्थ की एग्जांपल ले लो, तो अर्थ में तो मीडियम है, क्योंकि अर्थ में तो एटमॉस्फेयर है, हवा है, ठीक है, गैसेस है, तो मीडियम है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स बाकी यूनिवर्स में भी तो लग रही है, हवा तो हर जगह नहीं है, अलग अलग तरह की गैसेस हैं, ठीक है। और स्पेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्पेस तो क्या है, वैक्यूम है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, खाली है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब भी तो ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ लग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इन ग्रेविटेशन फोर्सेस को जरूरत नहीं है किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है कि हम कहेंगे कि हवा होगी या कोई पर्टिकुलर गैस होगी या ऐसा कुछ होगा तो ही ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, नो। तो स्पेस में भी लग रही है, स्पेस में तो वैक्यूम है, खाली है, कुछ भी नहीं है, तब भी तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है।
तो इसका मतलब है कि इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ग्रेविटेशन फोर्सेस को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। ओके, अब मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट है इसकी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। मैंने सारे इस तरह के पॉइंट्स वगैरह बना दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नोट्स वगैरह में आप देख लेना। नेक्स्ट फोर्स की हम बात करते हैं,